नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। कल 2,50,000 सब्सक्राइबर होना अपने में एक तरह से आपकी तरफ से जिसको कहते हैं ना पैट ऑन द बैक है। आपने जिस तरह के हमने कार्यक्रम किए, जिस तरह की न्यूज़ और व्यूज़ किए, उसके प्रति एक तरह का आपकी हामी है कि हम ठीक राह पे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, वो है कि मोदी जी ने 30 मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो 5 साल का एक पहला टेन्योर और ये 2.5 साल, मतलब अपने जो दूसरा टेन्योर है उसके ठीक बीच हाफ टाइम पे खड़े हैं। तो कुल 7.5 साल का प्रधानमंत्री काल, लेकिन सेकंड उसका हाफ टाइम हो गया है। अब इस हाफ टाइम में थोड़ा ये समझ लें कि हाफ टाइम में क्या क्या हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलते चलते एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते आ रहे हैं, विनोद दुआ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेरी करीब 10-15 दिन पहले उनसे बात हुई थी। बहुत ही फीबल, बहुत ही मुश्किल से बात कर पा रहे थे फ़ोन पे, और इस समय वो आईसीयू में हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक और आग्रह, थोड़ा सब्सक्राइबर के बेल पे को दबाएं और सब्सक्राइबर बने, हमारी मेंबरशिप लें, और एक बार में अगर कुछ फाइनेंशियल मदद भी करना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, तो कुछ हमें आर्थिक सहयोग। अब मूल बात पे आते हैं। 30 मई 2019 में जो शपथ ली गई, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हुआ इस कैबिनेट में। 2019 की मोदी 2 की जो कैबिनेट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन चेंज हुआ। वो मैं चेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लियर कट, वो वैसे किसी को भी नंबर 2 बोले, क्लियर कट 2019 में नंबर 2 अमित शाह जी हो गए। और उसको कहें कुछ भी, वो केवल नंबर ही 2 नहीं हुए, सरकार के ज़्यादातर निर्णय अमित शाह साहब ही के माध्यम से या वो कहीं ना कहीं उसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव में रहते ही रहते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, मैं बाकी होम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गोविंद वल्लभ पंत की नहीं बात कर रहा हूँ जो इस देश के होम मिनिस्टर हैं। मैं बात कर रहा हूँ केवल भाजपा के होम मिनिस्टर। भाजपा ने जब पहली बार 18 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनाई, तो उस समय उनके 18 दिन के होम मिनिस्टर बने मुरली मनोहर जोशी, कद्दावर नेता, पूरे देश में जाने जाने वाले। फिर जब दूसरी बार सरकार बनी, पहली बार 18 महीना और फिर पूरे 5 साल के लिए, उसमें बने होम मिनिस्टर LK अडवाणी, वर्चुअली नंबर 2 इन दी हायरकी। जब 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसको बनाया अपना होम मिनिस्टर? राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह जी जिनके पीछे एक एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष होने का, ऑल इंडिया युवा जो भाजपा उसका अध्यक्ष होने का, मोदी जी को जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का, इत्यादि इत्यादि। एक लंबा एक्सपीरियंस है उनके साथ, और उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। और उन्होंने उस 5 साल, अच्छा बुरा जो भी है, कोई ऐसी मेजर कंट्रोवर्सी उनके समय नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उस 5 साल का समय निकाला। अब जब ये 2019 आया तो राजनाथ सिंह जी को वहाँ से हटाया गया, और हटा के कौन सी कुर्सी पर बिठाया गया? जो कुर्सी निर्मला सीतारमण जी ने खाली की थी। आप पॉलिटिकल वेट देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि पॉलिटिकली आज कौन कितना वो है। निर्मला सीतारमण जी की खाली हुई कुर्सी, रक्षा मंत्रालय का भार राजनाथ सिंह जी को दिया गया, और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बन गए हमारे अमित शाह साहब। अब हम लोग थोड़ा ये बात कर लें कि इस 2.5 साल में एज होम मिनिस्टर जो देश के लिए बड़े बड़े निर्णय हुए, उसने देश के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है। क्योंकि मैं सिर्फ उन निर्णय की बात कर रहा हूँ जो हमारा, मैं बड़े निर्णय की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे रोज़मर्रा के निर्णय को छोड़ दे रहा हूँ। शुरू करते हैं जो मेजर डिसीजंस अमित शाह साहब के नेतृत्व में लिए गए, उसमें CNRC ने क्या किया ये आप सबको पता है। CNRC अंतोगत्वा क्या करेगा ये आपको पता है, और किसको टारगेट किया गया ये भी आपको पता है। फिर दूसरा आया 370, कश्मीर में 370 हटाने की बात, और ये कहने की बात कि कश्मीर को स्टेट से हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और कश्मीर में बिल्कुल पुराना स्वर्ग बन जाएगा कश्मीर। आज फिर से वो करीब 2 साल 4 महीने का समय हो गया है
कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका निर्णय आप कुछ कर लीजिए। कश्मीर आगे बढ़ा है कि पीछे हुआ है, कश्मीर में चीज़ें, हमारी समस्याएं बढ़ी हैं कि कम हुई हैं, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। फिर भीमा कोरेगांव को आपने मद्देनजर रखते हुए इस देश के सीनियर लोगों को, सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी, मतलब बड़े स्टैन स्वामी की मृत्यु हुई, 80-80 साल 90-90 साल के देश के बड़े बड़े ऐसे लोग जो जिनकी एनर्जी और जिनके अनुभव का लाभ आप कहीं और उठाते और वो करते, उसकी जगह आपने उनको जेल में डाल दिया है। फिर एक ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और वो धीरे से आप किनारे डिफ्लेक्ट करके चुपचाप बाहर जाके खड़े हो गए हैं कि मुझसे क्या मतलब, माइग्रेंट लेबर की समस्या। जितना इनह्यूमन, जितना असंवेदनशील, जब हमारे प्रवासी मजदूर कोरोना काल में अपने घर वापस लौटने की बात कर रहे थे, तो आपको याद है ना कि दिल्ली के बॉर्डर पे क्या हुआ था, और फिर उसको कि ये नहीं ये तो अरविंद केजरीवाल की गलती और ये फलाना की गलती, ये सब में आप किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम का क्या क्या उस समय रोल रहा था, अमित शाह साहब कितना उसमें स्ट्रांगली उसको किए थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाती है जो फेवरेट्स है। अब एक ग्रुप हो गया इनका मेजर डिसीजंस जो इनके देख रेख में, दूसरा जो इनका फेवरेट सबसे, मतलब जैसे होता है ना आप लिखते हैं हॉबीज, जो इनका सबसे मतलब पसंदीदा इनका काम है पॉलिटिकल, इलेक्शंस और सरकार बनाना। वेस्ट बंगाल क्या हुआ, बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए जिस तरह से लोकतांत्रिक वैल्यूज़ की धज्जियां उड़ाई गई वो आप सबने देखा। उसके पहले दिल्ली चुनाव में जिस तरह के भाषण दिए गए देश का गृह मंत्री कि यहाँ क्या बटन दबाओ, शाहीन बाग में करंट पहुंचे, मालूम नहीं क्या क्या, पाकिस्तान हिंदुस्तान, वही सब भाषण दिएगा, आप सबने देखा। देश का गृह मंत्री उस तरह के भाषण दे रहा था, क्या हुआ, कितनी सीट जीती। फिर यूपी का पंचायत चुनाव। मैं यूपी का पंचायत चुनाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस यूपी के पंचायत चुनाव की वजह से हो सकता है कि आप अपना विधानसभा में आज जो मशक्कत करनी पड़ रही है, वो यूपी के पंचायत चुनाव के बाद जो जिलाध्यक्षों का आपने चुनाव जिस ढंग से कराया, उसकी वजह से आज आपको विधानसभा चुनाव में एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद दिलाना, महाराष्ट्र में आपने क्या काम किया था, आपने सुबह 5 बजे, मतलब 5-6 बजे सुबह, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आपने देवेंद्र फडणवीस साहब की ओथ करवा दी थी राज्यपाल जी से। वो अलग बात है कि वहाँ पे शरद पवार साहब विजिलेंट थे और फिर आपने तोड़फोड़ करने की, आपको लगता है कि आपने बहुत सक्सेसफुली कर्नाटका में तोड़फोड़ की, देश को उसका प्राइस देना पड़ रहा है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आपने कमलनाथ की एक चुनी हुई सरकार को किनारे करके और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना दी, तो आपने, मुझे नहीं लगता है कि देश के लोकतंत्र के लिए ये कोई बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर मध्य प्रदेश की मैंने बात कर ली। अब जरा हम लोग आ जाएं कि कोरोना मैनेजमेंट में, सिर्फ कोरोना मैनेजमेंट में आपका क्या, जब पूरा देश हाहाकार कर रहा था, आपके कोई स्टेटमेंट आए, आप कहीं सामने आए, चलिए ये आपका नहीं था, लेकिन 2 जगहों पे आपको जवाब देना होगा। आपने जब तबलीगी जमात को लेकर उनके पीछे आप पड़ गए थे, किसका मिसमैनेजमेंट था, अगर वो था भी, किसने परमिशन दी थी वहाँ पे उस जमात को इकट्ठा होने की, किसने उसको डिसबर्स होने से क्या क्या दिक्कत की थी। और उसी से रिलेटेड एक और बात, महाकुंभ सुपर स्प्रेडर जो था हरिद्वार में, उसको कराने का अगर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी रजामंदी थी। और एक और बात, पूरे देश में आपने अपने आंकड़े जो भी मैनेज किए हों, लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, और उसमें आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, आपने पहले निकाला कि इनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, और अब आप वो पैसा नहीं दे रहे हैं, अब आप 50,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं हमारे गृह मंत्रालय की होगी ही होगी। अब जरा एक कैटेगरी देख लीजिए जो इनके अपने विभाग हैं, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव फंक्शन है आपके, वहाँ आप क्या कर रहे हैं। सीबीआई वाला आपको याद ही है, इस प्रकरण जो सीबीआई डायरेक्टर वर्मा जी थे, और इस डर से कि कहीं वो रात में एफआईआर ना कर दें, रात में सीबीआई ऑफिस में रेड होती है, सीबीआई के सिटिंग डायरेक्टर को अंदर जाने से मना किया जाता है, रातों रात उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके मतलब वो आपके सब जग जाहिर है। आज राकेश अस्थाना जी को, जो उस समय नंबर 2 थे, जिनकी वजह से ये सब हो रहा था, जिनके अगेंस्ट उस समय केसेस दर्ज थे, उनको आपने एक्सटेंशन दे के दिल्ली पुलिस का हेड बना रखा है।
खैर, आर्यन खान केस, जिस तरह से दिल्ली में बैठ के आपने उसको मैनेज करने की कोशिश की गई, वो सबके सामने है। ईडी का दुरुपयोग जैसे हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर लालू प्रसाद यादव हो, उनकी लड़की मीसा भारती हो, अखिलेश यादव हो, आप किसी का नाम ले लीजिए, जिस तरह से ईडी का यूज़ हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, एक बैठ के बैठक करते हैं सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, आपकी सरकारें हैं, और असम और मिजोरम में एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई जाती है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अमित शाह साहब। फिर इस देश में एक लोकतांत्रिक उसमें पी चिदम्बरम की बात से हो सकता है हम किसी बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन उनको आपने 100 दिन से ज़्यादा जेल में इसलिए रखा क्योंकि आप एक समय जेल में रहे थे, तो उससे ज़्यादा दिन आपको जेल में रखना था। आपने ये क्या प्रूफ कर लिया? अगर चिदम्बरम को जेल में आपने रखे, क्या उस जांच को पूरा कर पाए? सही बात ये होती कि उनको जेल में रखते, उसके बाद जब भी वो निकले बेल पे, उस जांच को कंक्लूड किए होते, प्रूफ करते कि उन्होंने चोरी या बेईमानी या जो भी किया है। लेकिन केवल अक्यूज किसी को बना के और उसको तंग करने के लिए जेल में रख देना क्या उचित है? क्योंकि वो राजनीतिक विरोधी हैं आपके। फिर पेगासस में आपने क्या किया? पूरा देश जानता है कि वो हुआ, सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। पेगासस इजराइल के देश कहता है कि ये केवल सरकार यूज कर सकती है, आप उसको साइलेंट हैं। पेगासस यूज हुआ है नहीं हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच कमेटी बिठाई है, आप साइलेंट हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जेएनयू में और जामिया में जो स्टूडेंट यूनियन के प्रोटेस्ट थे, उनको जिस ढंग से आपको लगा कि आप कोई टाइनामेन स्क्वायर की तरह आप उसको कुचल रहे हैं। आप क्या प्रूफ करना चाह रहे थे? इस देश का, उस यूनिवर्सिटी को आप कुछ भी गाली दे दीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब कुछ बोलिए, वो यूनिवर्सिटी अभी भी देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में आपके पैरामीटर से चुनी जाती है। भाई, पिछले कई वर्षों से चुनी जा रही है जेएनयू। जामिया की पढ़ाई के बारे में बात करिए। केवल इसलिए कि एक धर्म विशेष के लोग जामिया में ज्यादा पढ़ते हैं या उसका नाम उस तरह का है, तो उसको गाली देना। फिर एक ध्यान और रखिए, जिसपे यह देश आपसे पूछ नहीं रहा है, क्योंकि शायद पूरे देश को ठीक से मालूम नहीं है। जब पीस टाइम होता है, तो वो चाहे पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा हो और चाहे वो चीन की सीमा हो, उसकी जिम्मेदारी आपके डायरेक्टली अंडर जो बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, ये सारे लोगों की डायरेक्टली जिम्मेदारी है। आज चाइना कहाँ घुस रहा है, आज पाकिस्तान के ट्रांसबॉर्डर की समस्याएं क्या हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इसकी जवाबदेही किस पे तय होगी, ये भी सोचने वाली बात है। अब आ जाते हैं इस समय की देश की सबसे ज्वलन समस्या, जो शायद आज़ाद भारत का एक अपने तरह का अद्भुत मूवमेंट है, किसान बिल। किसान एक्ट अब तो बोलेंगे, बिल नहीं। किसान एक्ट में आपने क्या किया याद है? एक वर्ष पहले 26 नवंबर को जब किसान आ रहे थे, तो आपकी दिल्ली पुलिस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था बॉर्डर्स पे? ये आपकी मिसहैंडलिंग थी, जो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कि आपने उस पीसफुल प्रोटेस्ट को एक सिट ऑन धरना बना के पूरी तरह से आपने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने उनके ऊपर पानी वाटर कैनन चलाए, आपकी पुलिस ने किसानों को किस तरह से पीटा, 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर आपकी एक और याद आपको दिला दूं, लोगों को दिला दूं, 8 दिसंबर 2020 को आपने उस किसान मूवमेंट के कुछ लोगों, जो आपकी स्टाइल है ना कि यहाँ की सरकार गिरा दो, उधर कुछ आदमी तोड़ दो, उनको इधर ले आओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ लाके मंत्री बना दो, ये सब आपकी स्टाइल है। संयुक्त किसान मोर्चा के 13 सिर्फ आपने लोगों को अपने घर पे 8 दिसंबर को क्यों बुलाया? नेक्स्ट डे सरकार उनके साथ बैठ रही थी, सरकार रोज बात कर रही थी, आपने 13 लोगों को अपने पास बुलाया। आपकी वही टैक्टिस थी कि मैं इसको तोड़ के और दिखाऊंगा। आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि किसान एक थे, देश एक था। याद आ गया ना? 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली पुलिस फेल होती है, तो उस दिल्ली पुलिस का किसके अंडर है ये आप बताइए? वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अगर सीधे अंदर में है, तो ये फियास्को की जिम्मेदारी किसान लेगा कि जो दिल्ली पुलिस जो नाकाम रही, अगर कोई फियास्को हुआ आपके अनुसार, तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। फिर टेनी जी जो आपके हैं, जिन्होंने लखीमपुर में, जिनके लड़के ने, ऐसा कहा जा रहा है जो एफआईआर के अनुसार, उनकी जीप से किसान रौंदे गए और मार डाले गए,
उनको अभी भी आप अपने बगल में बिठा के गृह मंत्रालय चला रहे हैं। उन टेनी जी के लड़के की कृत्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो हैं बहुत गंभीर, पर ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आप नहीं जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डिसीजन में तो आप आने में लगे ही होंगे। क्योंकि गुजरात में अगर नमस्ते ट्रंप हो रहा है और लोगों को के घरों के सामने स्क्रीन लगाई जा रही है, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं होगा। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी आप करवा रहे थे, आप नहीं करवा रहे थे। इस देश का जिम्मेदारी मोदी जी की है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग। और एक छोटा सा चीज़ और, क्योंकि मैं जब फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहा हूं तो दो चीज़ें बिल्कुल तुरंत आती हैं। एक, नमस्ते ट्रंप में इस देश ने कितना मतलब मिसमैनेज किया, दूसरे देश में जाके हमें क्या ज़रूरत थी उनके आंतरिक मामलों में किसी एक उम्मीदवार विशेष के साथ खड़े होने की। और दूसरा, करतारपुर साहब जो एक बड़ी आस्था का प्रश्न था, गुरु नानक देव जी की उस जयंती के समय अगर उसको खुलवाने के में नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कोई पहल हुई, जो इमरान खान भी कह रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो। सिद्धू ने वहाँ अगर किसी के साथ गले लगे तो आप उसको हिंदू मुस्लिम, और आप जो नमस्ते ट्रंप करके जाके ऐसी की तैसी की है, उसमें क्या, उसका क्या? एक दूसरा निर्णय जो डायरेक्टली आप नहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस निर्णय को लेने में आपका भी हुआ है। जुडिशरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह से गोगोई साहब को राज्यसभा भेजा गया है, जिस तरह से कुरैशी साहब को, जिनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, उनको नहीं आने दिया गया है, देश के प्रश्न कहीं ना कहीं उसके मन में हैं। और चलते चलते अंत में एक बात, क्योंकि आप ये बात कहते हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू के सारे कारनामों के लिए, सारे कृत्यों के लिए, सारे एक्शन के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, तो जो छोटे शाह साहब हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में पहली बार बुरी तरह से 10 विकेट से हारता है, तो क्या बड़े शाह साहब कि छोटे शाह साहब, किसी की जिम्मेदारी होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।